जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू डेवलपमेंट स्टडीज के मामले में दुनिया भर में 29वें रैंक पर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 21,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बीच 965वें रैंक पर, जहां सरकार बतौर सब्सिडी हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है, वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने वाले नारे लगते हैं। इसे कैसे देखा जाए? हालांकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने इस नारेबाजी का बचाव करते हुए कहा है कि वीडियो को काट छांट कर वायरल किया जा रहा है। यह महज एक प्रतीकात्मक विरोध है। जी हां, यह वही जेएनयू कैंपस है जो कांग्रेस के शासनकाल में स्थापित हुआ था। उसके बावजूद कई कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज की गवाह बना। वही जेएनयू कैंपस जो वर्षों से वैचारिक संघर्ष का मंच रहा, जहां से कई वैचारिक क्रांति और सामाजिक आंदोलनों ने जन्म लिया। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आई है, जिन शब्दों का इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया, उससे एक बार फिर जेएनयू कैंपस विवादों में घिर गया है। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? सरकार से असहमति और देश से नफरत दोनों में फर्क होना चाहिए। सरकार की आलोचना और राष्ट्र विरोध में फर्क कैसे तय करें? सवाल पूछना लोकतंत्र की जान है, लेकिन देश की एकता उसकी आत्मा। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बने। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सोमवार रात जेएनयू कैंपस के भीतर छात्रों की आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में सियासत में बवाल मच गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को सपोला बताया। उन्होंने कहा कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं तो सपोले बिलबिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दंगाइयों का समर्थन करने वालों की हताशा है। कांग्रेस नेता ने नारेबाजी करने वाले छात्रों का बचाव किया। कांग्रेस के मुताबिक जेएनयू छात्रों की नारेबाजी में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नारा है। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। क्या ऐसा ये भाषा होती है, जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है इस तरह की बातें। देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया है। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे, भगवा ही होगा। और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर हर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो फिर बचेगा क्या। उन्होंने नारेबाजी करने वाले छात्रों को अलगाववादी बताया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि खालिद उमर और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने के फैसले से उन्हें तकलीफ हुई। फिर भी लोकतंत्र में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है। बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या? इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। 0 इंच का भी नहीं डेवलपमेंट। फिर भी आक्रोश की इस शब्दावली के पक्ष में हम नहीं हैं। आक्रोश जायज हो सकता है। मैं तो मुर्दाबाद के स्लोगन का भी। जेएनयू के अंदर जो भी नारे लगे, उन लड़कों को पकड़ना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग होंगे, चूँकि इन नारों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए उठाती है। जेएनयू भारत ही नहीं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार है। जेएनयू कैंपस में हर मसले पर खुलकर बहस की एक लंबी परंपरा रही है। भले ही कांग्रेस शासन में इसकी स्थापना हुई, लेकिन कांग्रेस विरोध कैंपस के अंदर शुरू से ही मुखर रहा।
इंदिरा गांधी से लेकर पीएम मनमोहन सिंह तक को यहां के छात्रों का गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन सरकार विरोध के सुर जब देश के दुश्मनों के समर्थन में लगने लगे तो चिंता भी बढ़ी और फिर जेएनयू छात्र राजनीति भी कटघरे में आ गई। ऐसे में चाहे संसद पर हमलों के दोषी अफजल के समर्थन में नारे वाला विवाद हो या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप, जेएनयू लगातार पिछले कई साल से सवालों के घेरे में है। ऐसे में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इन नारों ने एक बार फिर से जेएनयू की छात्र राजनीति और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं कि आखिर जेएनयू में ऐसे विवादित नारों को जगह क्यों मिलती है, आखिर सरकार विरोध के नाम पर लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी जा रही है। तो ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज साहब हैं, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव भालचंद्र कांगो जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धनंजय गिरी साहब, पहला सवाल आपसे, 2020 में जो जेएनयू में हिंसा हुई थी उसके बाद हर साल 5 जनवरी को ऐसे ही प्रदर्शन होते हैं, नारे लगते हैं, छात्र अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। इस बार इसका इतना विरोध क्यों? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आपको जो मन करे वो बोले। जिस आजादी से देश की आजादी खतरे में पड़ जाए वो आजादी नहीं, देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ एक विद्रोह है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए देश के खिलाफ एक इंतकाम का नारा विकास जो लगाया गया है, ये कानून के पास इसका इंतजाम बहुत है और उस कानून के हिसाब से इनका इंतजाम किया गया है। जिस मामले में दोनों जेल में बंद हैं उसकी जमानत याचिका कहां से, कोर्ट से खारिज हुई है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। इनकी गतिविधि जो दोनों ने दोहराई है भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उमर और इमाम देश के सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते, देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं हो सकते, देश के प्रधान से ऊपर नहीं हो सकते। ये सच बात है कि टूल्स पर है, इनके पीछे की ताकत को समझना जरूरी है। उमर के नाम ममदानी का पत्र उस साजिश का हिस्सा है। उस ममदानी का नहीं है, मोदी का मुल्क है जहां देश को तोड़ने वाली ताकत को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं, कठोर सजा का मुकर्रर होना तय है। जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जो नेशन के खिलाफ बातें हो रही है, ये लगातार एक लंबे समय से एक फाउंडेशन जहां से ये आग धधक रही है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन से, जेएनयू से, जो सालों से ये जो चल रहा है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है और लगाया जाएगा। ये दिग्भ्रमित युवा है ऐसा भी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये सोचा समझे लोग हैं और इसके पीछे जो वैचारिक बल देकर के जो सबल करने वाले लोग हैं, जो इनको वैचारिक ताकत दे रहे हैं और सालों से ये जो चला रहा है जेएनयू कैंपस में, जो देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहा है, इसको नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर कठोरतम कार्रवाई भारत के संविधान के हिसाब से की जाएगी। ये विश्वविद्यालय वैचारिक टापू बन गया है, जन भावना को समझने की शक्ति है 0 डिग्री पर जा चुका है। अब इसके पास सरकार को 3rd डिग्री लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन लोगों सरकार को 3rd डिग्री लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है और जन भावनाओं का कोई सम्मान नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ भालचंद्र कांगो साहब हैं जो कि सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव है, ऐसे मुद्दों को काफी करीब से देखे हैं। भालचंद्र साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब का कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है और इस पर कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं महासचिव नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय सचिव मंडल का सदस्य हूं जी पार्टी के। ये बताना जरूरी है, ऐसा समझता हूं। नहीं, दूसरी बात, मेरे को ये लगता है कि माहौल बदल गया है। मैं जब विद्यार्थी था और जेल में जाता था तो सरकार के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी नारे लगाता था, लेकिन किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा। लेकिन अभी माहौल ऐसा हो गया कि सरकार और देश, इनके बीच में मिलावट हो रही है। सरकार के खिलाफ नारे लगाना यानी देश के खिलाफ नारे लगाना, ऐसा समझा जा रहा है। ये मैं समझता हूँ ये बदली हुई हालात की एक निशानी है, जिसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि 5 जनवरी 2016 में जेएनयू में क्या हुआ था। जेएनयू में दंगा हुआ था, इसके बारे में पुलिस ने अब तक किसी को पकड़ा नहीं है। इसके पहले भी पुलिस ने ऐसे कई मामला में बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अखलाक का जो मर्डर हुआ था, उसके बारे में भी यूपी गवर्नमेंट ने वो उसको वापस लेने की कोशिश की थी, कोर्ट ने उसको नाकाम कर दिया, वो बात अलग है।
लेकिन ये 1992 बाबरी मस्जिद जब गिर गई थी उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी को अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, ना किसी को सजा हुई है। तो पुलिस की नाकामियां भी, अब जो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में अभी जिक्र किया हमारे भाजपा के दोस्तों ने, किसको सजा हुई है, किसको पकड़ा गया है, किसको भी सजा नहीं हुई है। क्या पुलिस क्या कर रही है? 2012 की किस केस है, अभी 15 साल पुलिस क्या कर रही है? और दिल्ली की पुलिस किसके कब्जे में है, किसके ऑर्डर पे काम करती है? केजरीवाल को जेल में डालते हो आप, आपके मंत्रियों को जेल में डालते हो, लेकिन भालचंद जी वो सारे मुद्दे एक तरफ रखा जाए। अगर आपसे सिर्फ इतना मैं पूछूं, नहीं, पुलिस की नाकामियां मैं बता रहा हूं। पुलिस ये 2015 की ये आज के नारे की बात, सरकार 5 साल के बाद भी 5 साल के बाद भी मुझे स्टेज पर आना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि 5 जनवरी 2025-26 में जो नारे लगे थे उसके लिए पुलिस ने किसको पकड़ा? पुलिस किसी को पकड़ेगी नहीं। ये नारेबाजी का इस्तेमाल करके टीवी पे, मीडिया में हंगामा करना, लेफ्ट के खिलाफ माहौल तैयार करना, जेएनयू को कुचलने की कोशिश करना, ये काम चलते रहेगा। इसके बावजूद भी सरकार पिछले 10 साल से कोशिश करने के बावजूद भी जेएनयू में वो लेफ्ट को हिला नहीं सक रही है। उसके लिए वो कोशिश कर रही है जेएनयू को बदनाम करने की, जेएनयू के विद्यार्थी आंदोलन को बदनाम करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार और देश में फर्क नहीं समझा पा रहा है। सरकार की आलोचना का मतलब देश विरोधी या फिर देश की आलोचना मानी जा रही है। इससे पहले धनंजय गिरी साहब ने कहा कि ये दरअसल ये नारेबाजी एक साजिश है। ऐसा करते एक मेहमान को और जोड़ लेते हैं, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा, घनिंद्र भारद्वाज साहब के पास। घनिंद्र जी, ये देश के खिलाफ साजिश है नारेबाजी करना, या फिर ये जानबूझ के नारेबाजी को तूल दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कुछ लोग, कुछ ऐसे गुंडे, कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स आके इस तरीके के नारे लगाते हैं, और इससे पहले भी हुआ कि ऐसे लड़के आते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उनकी फोटोज टेलीविजन पे चलती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जो लोग नारे लगा रहे हैं, क्या दिल्ली की पुलिस इतनी नाकाम हो गई, इतनी नाकारा हो गई कि वो उन गुंडा एलिमेंट्स को नहीं पकड़ पा रही? उनकी फोटोज पब्लिश होने के बाद भी उनको आइडेंटिफाइड करके उनको जेल के पीछे नहीं भेजा जा रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस या तो ऐसे बैड एलिमेंट्स को, या ऐसे आपराधिक तत्वों को, या ऐसे जो लोग जो इस तरीके की बातें करते, इस तरीके के वक्तव्य देते, इस तरीके के नारे लगाते, या तो दिल्ली पुलिस उनको शेल्टर दे रही है, या दिल्ली पुलिस जानबूझ के कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। क्योंकि ये लोग, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान करे हो कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसे लोगों को भेजती है और ऐसे लोग नारा लगाते हैं, और देश की जो असल मुद्दे हैं उसका जो है रास्ता चेंज हो जाता है। देश असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इन सब चीजों पर चर्चा शुरू कर देता है। तो ये एक पूरे का पूरा एक सस्पेंस, हमें तो लगता है कि इस सस्पेंस के पीछे क्या राज है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है। गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्टिंग है दिल्ली की पुलिस की। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और अमित शाह की नाक के नीचे ऐसे लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन और फोटो पहचानने के बाद भी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, किसी को जेल नहीं होती। तो ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे जो लोग हैं उनको जानबूझ के प्लान किया जाता है ताकि देश असल मुद्दों पे चर्चा ना कर पाए, और लोगों का जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो जाए, डिबेट्स का डिस्कोर्स चेंज हो जाए। घनिंद्र जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। घनिंद्र जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपकी बातों से। ये जो नारेबाजी कर रहे थे वो भी आपके हिसाब से असामाजिक तत्व थे, गुंडा तत्व थे, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो भी देश में इस तरीके की बात करेगा, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा, जो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए अगर अपशब्द कहता है, वो सब लोग गुंडा एलिमेंट्स है, और उन सब लोगों को पकड़कर उनके ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल में भेजने की जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस की है। और दिल्ली की पुलिस के बॉस अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब को गाली देने के बाद, प्रधानमंत्री जी को गाली देने के बाद, अगर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, अगर किसी को जेल में नहीं भेजा जाता, तो लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्लांटेड षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र को रचा है, क्योंकि उन लोगों को ना तो गिरफ्तारी हो रही है, फोटो दिखाने के बाद भी, टेलीविजन पे फोटो चलने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती।
कोई जेल में नहीं जाता और बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहती तो दो सवाल, कि देश के दो लोगों सवाल का है ध्यान दूसरी कि- जगह डाइवर्ट हाँ। किया जाए, दूसरी जगह उनका तो ये- डिस्कोर्स जो है डिबेट्स का चेंज किया जाए। हाँ, दरअसल दो मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। पहला मुद्दा जो आपने कहा कि ये साजिश कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद तो नहीं कर रही है कि मुख्य मुद्दे से भटकाया जाए। दूसरा मुद्दा जो भालचंद जी ने कहा कि देश का विरोध और सरकार का विरोध दोनों में एक अंतर होना चाहिए, उस अंतर को हम लोग पाट रहे हैं ऐसे विरोध के नाम पर। दोनों पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस पे जरा सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं धनंजय गिरी साहब से, फिर दूसरे सवाल का जवाब लेने के लिए संगीत रागी जी और प्रेम कुमार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल जो उठ रहा है कि ऐसे मुद्दों को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी तूल देती है ताकि मुख्य मुद्दे से भटकाया जा सके। आम आदमी के पार्टी प्रवक्ता घनिंद्र भारद्वाज साहब का आरोप है। धनंजय साहब संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। लक्ष्मण जी, आम आदमी पार्टी के नेता जब राष्ट्रद्रोह में उनके पार्षद पकड़े गए, जिनके पास से क्या बम, गोली, बारूद और क्या उनके जो आम आदमी पार्टी के से इनकी जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है, जो खुद शराब बेचने के चक्कर में जो मुख्यमंत्री, शिक्षक, अजब रिवाज था इनका, शिक्षा की आड़ में शराब का धंधा करने वाला, भारत में शायद दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री जो शराब के केस में जेल गया हो। ऐसे लोग भी अगर प्रवचन देने पर आते हैं तो बिहार दिल्ली की जनता ने उनको बता दिया क्योंकि इस लायक है। और उनके जो नेता पकड़ा गया था, पार्षद पकड़ा गया, राष्ट्रद्रोह केस में पकड़ा गया, जिस पार्टी का वर्ग तमाम बड़े बड़े नेता राष्ट्रद्रोह में पकड़े जा रहे हो, जो पार्षद पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली दंगों में, जब उस समय जेएनयू में इनकी सरकार थी, इन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट ही नहीं जमा किया। इन लोगों को जो सरकार को सहयोग करना चाहिए था, जो न्यायालय व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए था, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया ही नहीं। आज की हमारी पुलिस तो आपके पास थी धनंजय साहब, उस टाइम भी पुलिस आपके पास थी, लेकिन स्टेट का केस स्टेट कोर्ट में राइट के पास होता है। बिल्कुल पुलिस ने एक्शन लिया था और पुलिस हमारी एक्शन ली थी, तभी तो इनका पार्षद पकड़ा गया था। जो राष्ट्रद्रोह का केस जिस पर चला, उसने कितने असलहे जमा कर रखे थे और क्या 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 उसने छत से कांड किए थे और क्या 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 नहीं किया राष्ट्रद्रोह का। ये जो और दूसरे भाई साहब जो अभी बोल रहे थे, कर रहे थे बदनाम करने की, अरे आपका नाम ही बदनाम है। आपने जो वैचारिक वहां पर विष बो रखा है, वैचारिक विष जो आपने बो रखा है, और आपके विचार में कितना विष आज दिख रहा है। एक विवादित ढांचा जो इस आंदोलन में गिर गया, आप उसको मस्जिद का नाम दे रहे हैं। जो कोर्ट से था क्लियर हुआ कि एक विवादित ढांचा था, गिर गया। वो बानबेर का और विश्व करने वाले लोगों के कारण ही वो जगह ऑलरेडी बदनाम है, और उस बदनाम जगह को जिसके नाम पर है वो उसको बदनाम किया जा रहा है। भाई कभी बीएचयू में ऐसा क्यों नहीं होता, जहां महात्मा के संस्कार है, जहां मालवीय के, मदन मोहन मालवीय के संस्कार है, महामानव के संस्कार है, वहां ऐसी क्यों नहीं ये होता? एक सवाल है, ये एक सवाल है जिसको लेकर मैं शो में आऊंगा आप मेहमानों के पास कि आखिर ये सारा कुछ जेएनयू में ही क्यों हो रहा है। हमने अपने शो का नाम भी यही रखा कि ऐसी घटनाएं जेएनयू में ही क्यों आखिरकार होती हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन घनिंद्र जी बहुत देर से इशारा कर रहे, कुछ बोलना चाहते, संक्षिप्त बोलिएगा, बाकी हमारे दो मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से, एक तरीके से मान लो निकम्मी है, जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही। अगर देश में, दिल्ली में, किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सरकार आपकी है, केंद्र में गृह मंत्री आपका है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सब लोग आपके हैं। आप सिर्फ टीवी डिबेट्स पे आके और ये कह के कि ये गुंडा तत्व थे, ये गुंडा एलिमेंट थे, बच के नहीं भाग सकते। जिम्मेदारी आपकी है। अगर कहीं गुंडागर्दी हो रही, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गुंडों की तरह एक आदमी को सड़क पर पीटता है, उसके घर में जाके उसके बाप को मारता है, उसके घर में थार चला देता है, और दिल्ली की पुलिस सोई रहती है। पुलिस आती है, यहाँ पे वीडियो फुटेज है, पुलिस उस अपराधी को कुछ नहीं कहती, वो अपराधी पुलिस के सामने उन लोगों को पीटता है, मारता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस का चेहरा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने की छूट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली पुलिस की शय है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी पुलिस नकारा है, आपका होम मिनिस्टर नकारा है। ऐसे गुंडा तत्व, ऐसे गुंडा एलिमेंट जो आइडेंटिफाइड हो गए हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं जा रहे? बार बार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आपकी पुलिस, आपके लोग इसमें काम नहीं कर रहे, सब आपके लोग हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ताकि देश के माहौल को निकाला जाए, लोगों के इश्यूज को डाइवर्ट किया जाए। अब रुक जाइए, नहीं वो इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से घनंद जी ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम। घनंद जी को चुप कराइए, घनंद जी को चुप कराइए। फ्रस्ट्रेशन निकालने का मंच नहीं है लक्ष्मण जी, किसी के फ्रस्ट्रेशन निकालने का मंच नहीं है। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं कि कहां भाग गया केजरीवाल, मैं नहीं पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता पूछ रही, मैं नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन आप नई सदी का लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह ने जिसके नेतृत्व में भारत मां के मुकुटमणि पे लगे हुए कालिक को धो दिया गया, धारा 370 और 35 से हटा करके इस तरह के डिबेट पे आगे संगीत रागे जी आपके पास चला जाए, संगीत रागे के पास चला जाए। दोनों को शांत करिए, प्रोड्यूसर साहब दोनों को शांत करिए। संगीत रागे जी, मेरा सवाल आपसे, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था भालचंद्र जी ने। इन्होंने कहा कि विरोध हम लोगों के जमाने में भी हुआ करता था और अब धीरे धीरे इस विरोध को अलग रंग दिया जा रहा है। इन्होंने जो शब्द कहे वो वाकई गौर करने लायक है कि सरकार का विरोध और देश का विरोध दोनों में एक अंतर होता है। सरकार के विरोध को देश का विरोध माना जाने लगा है। आप जरा समझाइए, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, कि आखिर इस अंतर को कैसे देखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भालचंद्र जी जो कह रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। इसी को हम कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करूंगा, ही इज लेस देन ऑनेस्ट। ईमानदारी से वो नीचे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। देखिए, पहली बात तो समझ लें कि इन्होंने जो कहा, जो छात्र लोग विरोध कर रहे थे उनके बारे में एक चीज कहा गया कि पता नहीं वो लोग कौन है। जो भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जानते हैं, और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हुए 32 साल हो गए हैं और कम से कम 40-45 साल से हम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, जेएनयू को भी देख रहे हैं, जाते आते रहते हैं, लेक्चर देने रहते हैं। ये सब कोई जानता है कि ये छात्रों का वो समुदाय है जिसे हम लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। और वामपंथियों में भी वो एक सीपीआई एमएल है और उससे भी एक एक्सट्रीम ग्रुप है, लाल में भी एक महालाल वाला एक ग्रुप है। और ये हर जगह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये सब करते हैं, डफली लेकर के ये बात करते रहते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आज़ादी नहीं है, जेएनयू में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों है, कौन लोग हैं। दूसरी बात, इन्होंने दरअसल कब्र अमित शाह का क्या खोदेंगे? अमित शाह ने तो पूरा नक्सल मूवमेंट की कब्र खोद करके 10 फीट नीचे गाड़ दिया है। रोज 1-2 समर्पण हो रहा है, नक्सल मूवमेंट खत्म हुआ है। और सीपीएम और जो भालचंद्र जी की पार्टी है उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो नक्सलियों को मार मार करके कचूमर इन्होंने बनाया था। वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और अन्य जगह कर रही है। लेकिन इनका दोहरा चरित्र होता था कि छत्तीसगढ़ में कुछ और स्टैंड लेते थे, बंगाल में जब सत्ता में थे तो कुछ और स्टैंड लेते थे। दरअसल इन छात्रों का विद्रोह किसके खिलाफ है? ये विद्रोह मूलतः सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट समझते थे। क्यों ऐसा समझते थे, जरा इसको भी समझ लीजिए। वकीलों का एक गिरोह, मैं फिर बात कर रहा हूं, वकीलों का गिरोह और इनका इकोसिस्टम वामपंथियों का, ये मान करके चलता था कि हम तो अफजल गुरु के लिए रात में खुलवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यहां खुल जाती थी। अयोध्या के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं होता था, लेकिन एक जिहादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाता था, क्योंकि इनके रसूख उस समय इतने बड़े थे। आज सुप्रीम कोर्ट से आप 2016 का आप देख लीजिए, 2017 में क्या क्या कोर्ट की टिप्पणी थी? भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, ये नारा ही तो है। कुछ इससे कुछ थोड़ा तो बिगड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी जरा दे दीजिए, कनपट्टी पर बंदूक आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है,
बोलने की आजादी है, बोलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे उनको बेल दे दिया जाना चाहिए। यही बात यदि आपके खिलाफ कोई बोला जाता है तो नहीं करते हैं। आज वो उसकी परिणति जरा देखिए क्या है कि आपको एक व्यक्ति शर्जील इमाम कहता है कि भारत के चिकन नेक को तोड़ देंगे। ये तो वैसी साजिश का हिस्सा है। यही बात तो चाइना चाहता है, यही बात तो बांग्लादेश चाहता है, यही बात तो पाकिस्तान चाहता है, और यही बात इस देश के जिहादी चाहते हैं। उन जिहादियों की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है? शर्जील इमाम जुड़ा है, उमर खालिद जुड़ा हुआ है। मजेदार बात है, इनका इकोसिस्टम जरा देखिए। देश के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में रामचंद्र गुहा लेख लिखते हैं कि उस उमर खालिद का पीएचडी कितना बड़ा अच्छा है, और ये तब लिखते हैं, उस पूर्व संध्या पर लिखते हैं। 10 सेकंड रुकने दे, 10 सेकंड रुक जाइए। उस पूर्व संध्या पर, जबकि पिछले महीने जो है वो कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, अब दूसरी सुनवाई हो रही है, तो एक दूसरा जिहादी न्यूयॉर्क से बैठा हुआ एक पत्र भेजता है। इनका इकोसिस्टम जरा देखिए। फिर मोमबत्ती गैंग एक खड़ा हो जाता है, एक जो है वो पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जाता है, कोई हस्ताक्षर कैंपेन। और इनका पूरा, यदि आप टिपिकल यदि यूनिवर्सिटी सिस्टम को आप जानिएगा, तो ये बौद्धिक गिरोह पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। वो एकाएक हस्ताक्षर हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। कई बार उनसे पूछती है, अरे तुमने साइन किया था? कहा नहीं यार, साइन तो क्या है, अपने ही लोग हैं, साइन करने की क्या जरूरत है। तो ये वो गिरोह काम करता है। अब रह गई बात, ये जेएनयू में ही क्यों होता है? तो जेएनयू का जो बना है, उस पर एक पुस्तक है राकेश बटब्याल का, मेकिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी 1964 टू 89 का उसमें इतिहास है। किन लोगों को अपॉइंट किया गया था? ये भारत के कॉमरेड निर्माण की नर्सरी है। इस चीज को देखिएगा, गौर कीजिएगा। और यही कारण है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर सारे लोग जो पढ़ने वाले हैं वहां पर सब वही होते हैं, लेकिन शिक्षक कहता है कि जाकर के सीए में प्रोटेस्ट करो, अटेंडेंस की कोई चिंता मत करो। तो ये नर्सरी करने का एक गिरोह वहां पर है, ये शिक्षकों के संरक्षण में पलता रहा है। आज वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं तोड़ पाया है, टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, अब धीरे धीरे बैठ रहे हैं। आपकी जमीन कमजोर हो रही है। अब आप पहले अकेले जीत जाया करते थे, अब आप पूरा एक साथ जा रहे हैं, तब जाकर के तब भी एक बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर नहीं हुए हैं दुनिया से। और इनकी नैतिकता जरा देखिए। तियानमेन स्क्वायर पर टैंक चलाता है चाइना, टैंक चलाता है। ये जेएनयू का गिरोह और जो ये तथाकथित वामपंथी नेता है, इनकी गला सूख जाता है। ये बोलने वाले, ये दुनिया में मानवता के सबसे बड़े हत्यारे हैं, लेकिन मानवता और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जहां ये सत्ता में होते हैं वहां कभी डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रहने देते हैं। मैं ऐसा करता हूं ना कि एक बार 10 सेकंड, गिव मी लक्ष्मण जी, 10 सेकंड लक्ष्मण जी, 60 सेकंड से ले रहे हैं। 10 सेकंड लक्ष्मण जी। पश्चिम बंगाल के सेन ब्रदर्स का उदाहरण जानिए। जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये हत्या की संस्कृति, जो जिहादियों की संस्कृति है, काफिर की हत्या करो, यही इनके लिए है। इनके लिए कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकल एनिमी होता है। और संतोष भट्टाचार्य इन्हीं के एक प्रोफेसर थे, सीपीआई के थे। उन्होंने रेड हैमर ऑन कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक पुस्तक लिखी थी। उनका जरा ये पता कर लीजिए उनका क्या हाल कर रखा था सीपीएम ने, जबकि ये सरकार में थे। जरा इनको पता होना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगा लिए आपने संगीत रागे जी। भालचंद जी से रिएक्शन ले लेता हूं। मुझे प्रेम कुमार जी के पास भी जाना है। चावल पका करके उसके बेटे को खिलाया गया था। ये तो प्रेम कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में ले लूं। अंतिम बात, अरे भाई, आप ही लोग कहते थे ना कि माओ, चाइना का माओ जो कॉमरेड चेयरमैन है वो हमारा भी है। तो आपने तो देश के साथ गद्दारी करने की पूरी एक नींव ही डाल रखी है इस देश में। जब भारत का सैनिक मरता है तो आप जुलूस निकालते हैं जेएनयू में। सुकमा में मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, तब आप जुलूस निकालते हैं। तो आपको गद्दार नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? वो देश के साथ गद्दारी ही है। ठीक है भालचंद जी, आपने जो मूल सवाल उठाया था कि सरकार का विरोध कि देश का विरोध, दोनों के बीच में अंतर को समझना चाहिए, उसका जवाब संगीत रागे जी ने कई सारे तथ्यों के साथ रखा है। एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं।
आधा सच बोलने से सच नहीं होता है, आधा सच बोलने से सच नहीं होता है। संदीप अभी जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने जो कुछ बातें रखी है उसका मेरे पार्टी से कोई संबंध नहीं। 1956 में हम जब केरल में चुनकर आए थे, तब 1958 में हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि इस देश में लोकशाही तंत्र से हमारी पास क्रांति होगी, और ये इसके बारे में ये बोलते नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर विरोधी पार्टियां जिंदा है तो क्यों है, केरला में विरोधी पार्टी जिंदा है तो क्यों है, इसके बारे में वो बोलेंगे नहीं। ये बकबक करते जाएंगे कि कम्युनिस्टों ने लोकशाही खत्म कर दी, लोकशाही खत्म कर दी। ये सरमायादारों की प्रचार के सब बाशिंदे हैं और उसके लिए काम करते हैं। नक्सलियों को पश्चिम बंगाल में किसने मारा था? नक्सलियों को पश्चिम बंगाल में किसने मारा था? और छत्तीसगढ़ में जब वो मारने की बात आई तो कहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल है। ये दोहरापन क्यों? ठीक, उनसे रिएक्शन लूंगा। एक मिनट छोटा सा मैं प्रेम कुमार जी को बीच में जोड़ता हूं। प्रेम कुमार जी, आप पूरे डिबेट को आपने सुना काफी तसल्ली से। दो पक्ष निकलकर बिल्कुल सामने आ रहे हैं। एक पक्ष का मानना है कि विरोध का तरीका है, इसको विरोध के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, देशद्रोह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि ये बिल्कुल देश के खिलाफ बातें हैं और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अलग अलग तथ्यों के आधार पर लोगों ने अपने पक्ष रखे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि विरोध में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अप्रिय लगती हैं, अप्रिय महसूस होती हैं, और फिर भी वो विरोध का एक पैटर्न चलता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का कोई पुतला जलाने लगता है, या किसी भी नेता का उसको चप्पल से मारने लगता है पुतला बना के, तो वो सब भी कोई अच्छी बातें नहीं होती हैं, अप्रिय होती हैं, लेकिन फिर भी होती हैं। उसी तरीके से हमने बहुत सारे लोगों से बात की आज की घटना का, क्योंकि उस समय के दौर में जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ जब नारे लगते थे, तब मुझे याद नहीं है, मैं उसका गवाह नहीं, तो मैंने कई लोगों से बात की, तो सबका ये कहना था कि भाई इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी, हम लोग भी नारा लगा चुके हैं, और इंदिरा के नाम से तो गंदी गंदी गालियां भी दी गई हैं। लेकिन बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिफाइड है, लेकिन जो घटना जिस तरह से नारे चल रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया जो है ना, वो भयावह है। जिस तरह से संगीत रागी रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सांप और सपोले बोल करके बीजेपी के नेता रिएक्ट कर रहे हैं अपने छात्रों के साथ, ये हमारे देश के छात्र हैं। कानून को पूरा अधिकार है, कानून सम्मत तरीके से, प्रशासनिक तरीके से गलत है, इवन कोई मैंने पहले भी कहा, अप्रिय चीजें होती हैं तो गलत है तो प्रशासन उससे निपटता है, लेकिन पूरी सत्ता की ताकत, पूरी मीडिया की ताकत उन छात्र समूहों को गद्दार घोषित करने लगे। इस मंच पर संगीत रागी जी बोल रहे हैं कि आप गद्दार हैं, अपने ही पैनलिस्ट को, उनको, भाई वो जज हैं क्या? आप जज हैं कि आप किसी को गद्दार घोषित करेंगे? ये जो प्रतिक्रिया है ना, इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि रिएक्शन जो है, भाई प्रशासन को काम करने दीजिए, न्यायालय को काम करने दीजिए। आप नक्सलियों की बात करते हैं, एक लाइन और बोलने दिया जाए प्लीज। आप ही के पास नक्सलियों की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस का शासन था, पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, और एक डिसीजन लिया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में ये हवाई एक्शन से नक्सलियों के खिलाफ में होगा, ये पूरे नक्सलवाद के खिलाफ में हुआ कि हम अपनी सेना और साज सज्जा का इस्तेमाल अपनी नागरिक के खिलाफ नहीं कर सकते। वो दुश्मन नहीं है, देश के बाहर के लोग नहीं है, तो उनको हमें संवैधानिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, कानूनी तरीके से निपटना होगा। तो पश्चिम बंगाल में ठीक कम्युनिस्ट शासन था, उन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को कुचला, ये है, लेकिन कोई हवाई हमला और सैन्य हमला नहीं किया था। ये फर्क समझना पड़ेगा। पुलिस के हिसाब से, कानून के हिसाब से आप सजा दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। जेएनयू में जिन्होंने किया है उनको आप कानून के सामने लाइए ना, लेकिन पूरे देश में ये वातावरण बना रहे हैं। जेएनयू को आप एकदम बोल रहे हैं कि कम्युनिस्टों का ये एक तरह से पनपने वाला जगह है, और कम्युनिस्ट को आप देश विरोधी और गद्दार और तमाम चीजें बोल रहे हैं। ये जो है ना, ये है सिस्टम पूरे कुछ छात्रों के बोलने से पूरा सिस्टम छात्र के खिलाफ हो जाएगा क्या?
ये बड़ा सवाल है दरअसल बिल्कुल, दरअसल सवाल आपका सही है, इस पर संगीत रागे जी रिएक्ट करना भी चाहते हैं। सिर्फ मैं एक चीज ऐड कर दूं कि इस पूरे मामले को सिर्फ चुनिंदा छात्रों के आंदोलन या उनके नारे से नहीं देखा जा रहा है। अलग अलग जो इस तरह का बयान आते हैं उनको टुकड़ों में जोड़ करके उसको अब देखा जा रहा है कि जरूर किसी साजिश का हिस्सा है। हालांकि संगीत रागे जी इस पर बोलना चाहते हैं कुछ। लक्ष्मण जी, आप हमको कहते हैं, धनेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी, आप हमको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि कॉमनल है, हमारी जो भी गतिविधियां हैं उसके लिए आपका सर्टिफिकेट है, कॉमनल है, ये आपका अधिकार बनता है। और मेरा अधिकार नहीं बनता है कि मैं आपकी कहूं कि आप जो कर रहे हैं वो देश के साथ। बहुत फर्क है कम्युनल होना और गद्दार होना। जैसे आपको अधिकार है मेरे बारे में सर्टिफिकेट देने का, वैसे ही प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, आप उसको जस्टिफाई कीजिए कि आप गद्दार हैं या नहीं है। जैसे मैं तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को कहता हूं, कोई सर्टिफिकेट इनकी सुनने की जरूरत नहीं है, हम अपने काम में अनवरत चलते रहेंगे। ये हमको कॉमनल बोलते हैं, मैं इनको गद्दार बोलता हूं। इनकी नजर में जो कॉमनल है मेरे लिए वो राष्ट्रवाद है। और ये जो कर रहे हैं ये प्रगतिशीलता के नाम पर ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों की डायरी हमने पढ़ी है, कैसे यहाँ का प्रोफेसर, कैसे मीडिया, कैसे पेरोल पर हुआ करता था केजीबी पे, और पीएमओ मिसेस गांधी का पूरा का पीएमओ जो है कैसे केजीबी के रोल पर हुआ करता था। पहले भी आप कई बात गलत बोल चुके हैं, पहले भी गलत बोल चुके हैं। मुझे मौका दिया जाए लक्ष्मण जी, इनको फैक्चुअली मैं आपको मौका दूंगा। एक बार संगीत रागे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको मौका दूंगा, मैं बिल्कुल मौका दूंगा। संगीत रागे जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी। मैंने लक्ष्मण जी सिर्फ इतनी बात कहा है, मैंने केजीबी ये डायरी, मित्रों की डायरी का जिक्र किया है। मित्रों की डायरी को पढ़ लें, इसके बाद पता लगेगा कि कितने पत्रकार पेरोल पे थे, कितने यहाँ के प्रोफेसर्स पेरोल पे थे। और मैं तो अपने लोगों को भी कहता हूं। अब पानी पी लीजिए, अब पानी पी लीजिए। तब तक मैं 1 मिनट, बहुत देर से घनेंद्र जी इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। घनेंद्र जी। देखिए लक्ष्मण जी, मेरा सवाल फिर से वही है कि देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। जेएनयू के अंदर कुछ गुंडे जाते हैं, बार बार जाते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इस तरीके के नारे लगाते हैं। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, जेएनयू में अगर कुछ गुंडे, कुछ बैड एलिमेंट्स आके अगर जेएनयू में इस तरीके के नारे लगाते हैं तो आप उन बैड एलिमेंट्स को पकड़ के जेल में डालो, ना कि पूरे जेएनयू को। आज मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जेएनयू को कह रहे आतंकियों का अड्डा है, दंगाइयों का अड्डा है, नक्सलवादियों का अड्डा है। इस तरीके की भाषा किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जिसने देश को बहुत बड़े बड़े लोग दिए हैं। निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी जेएनयू की प्रोडक्ट है। बहुत लोग हैं जो जेएनयू से निकल के आ गए हैं। आप किसी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप कुछ गुंडा एलिमेंट्स हैं, उनका अगर उन्होंने गलत कहा है, आपकी पुलिस आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, दिल्ली का पूरा सिस्टम आपके पास है। ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालो। अगर 4 लोगों ने अगर गलत नारे लगाए तो उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जेएनयू को अटैक कर रही है। जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को आतंकवादियों का अड्डा बताया जा रहा है, दंगाइयों का अड्डा बताया जा रहा है, नक्सलवादियों की फैक्ट्री बताया जा रहा है। इस तरीके की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जेएनयू कोई आज का इंस्टीट्यूशन थोड़ी है, कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के कार्यकाल में थोड़ी बढ़ा। जेएनयू ने देश को बहुत कुछ दिया है। अगर आज देश डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ा है तो उसमें जेएनयू का बहुत बड़ा हाथ है। जेएनयू ने बहुत इंटेलेक्चुअल लोग दिए हैं। आज उन इंटेलेक्चुअल लोगों की वजह से वो अलग अलग फील्ड में है। लेकिन अब जेएनयू को गाली मत दो। कुछ गुंडे लोग हैं जिन्होंने ये करा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप गाली देने का किसी को समय तो उन गुंडों को गाली दो। उनको बचाने वाले जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको गाली दो। दिल्ली की पुलिस को गाली दो कि वो अपराधियों पे लगाम नहीं लगा पा रही, वो अपराधियों को। धनंजय जी को चुप कराया जाए। धनंजय अग्रवाल जी एक बार चुप हो जाइए। हाँ, धनंजय अग्रवाल साहब बोलिए। देखिए, जितना ध्यान से मैंने इनको सुना, ये अपने केजरीवाल का सारा फ्रस्ट्रेशन लगता है लेकर के यहीं आवाज अड्डा पे उतारने आए।
जिनको बिहार पूरी दिल्ली खोज रही कि कहाँ गए केजरीवाल। अब आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन देशद्रोह में पकड़ा गया, तो हम थोड़ी कर रहे हैं घनेंद्र भाजपा पूरा आम आदमी पार्टी देशद्रोही हो गई। हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि दिल्ली में पुलिस किसकी है? अरे गिरीश साहब, दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे इतना बता दो, बहुत छोटी सी बात है। एक मिनट धनंजय जी सुन लीजिए, आपकी बात उन्होंने सुनी, इनकी बात सुन लीजिए आप। दिल्ली में किसका शासन है? लक्ष्मण जी अगर यही सब करना है तो फिर आप टाइम वेस्ट करना देश की जनता का, ठीक है भाई लक्ष्मण धनंजय जी को सुन तो लीजिए। धनंजय जी क्या ऑडियो को डाउन करें, धनंजय गिरी जी को बोलने दीजिए। धनंजय गिरी जी बोलिए, सिर्फ आप ही की बात जाएगी ऑन एयर। लक्ष्मण जी देखिए, मैं वही बात इनको कह रहा था कि जिस आदरणीय नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत माता के मुकुट मणि पर लगे हुए कालिक को धोने का स्तुत्य कार्य किया गया, जिनके नेतृत्व में नक्सलवाद की जड़ें हिला दी गई, उन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश जो है लगातार सुरक्षित खुद को महसूस करा, आंतरिक सुरक्षा खुद को महसूस करे, जो आम आदमी पार्टी के सवाल है। भाई आपके यहाँ ताहिर हुसैन राजद्रोही पकड़ा पाया गया, आपके यहाँ कई देशद्रोही पाए गए, तो हमने कहा पूरी पार्टी को कहा केजरीवाल शराब माफिया में जेल गए, आपके कई मंत्री जेल गए, हमने कहा आपको सबको कहा कि सारे भ्रष्ट हैं, कहा सभी को कहा? सबको नहीं कहा, जिस पर जो आरोप लगा वो कहा। ये विश्वविद्यालय में जेएनयू आज एक वैचारिक टापू बन चुका है जो देश की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, और जो लोग इंटेंशनली, जो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इतने महंगे महंगे वकीलों की फीस ये कहां से आ जा रही है, और जो टैक्स पेयर के पैसे से जो वहां पढ़ रहे हैं, और वो जो देश में रह करके आप दुनिया में बताइए किसी देश में ऐसा सिस्टम है क्या कि आप जिस देश में हैं उस देश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, उसी देश के खिलाफ नारे लगा रहे हो, उसी देश के खिलाफ आप गतिविधियों में शामिल हो, और उसी को बचाने के लिए इसी देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आकर के खड़े हो जाते हो, को रात में कोर्ट का दरवाजा खुल जाता हो। क्या क्या नहीं किया गया इस देश में। और जब आप जिस बात पर आप लक्ष्मण जी पूछना चाह रहे थे कि क्यों जेएनयू में ऐसा होता है, जिस वैचारिक संस्थान को जिस ढंग का बल मिला हुआ है, क्यों नहीं हो जाता बीएचयू में? वहां महात्मा मदन मोहन मालवीय का वहां वैचारिक बल है, यहाँ जेएनयू जवाहरलाल नेहरू के विचारों से ओतप्रोत, और जिस पर जब कम्युनिस्टों का तड़का जो लगा, जो भारत में रह करके भारत विरोधी नारे लगाने के, भारत विरोधी सोच रखते हैं, जो इस देश से की पार्टी से, इस देश के विचार से कभी खुद को जोड़ ही नहीं पाए, इसी कारण से इस तरह के विचारों को वहां से बल मिलता है, खाद पानी मिलता है, और इस तरह के विचारों को सवाल एक और है कि देश के, दुनिया के किसी और यूनिवर्सिटी में क्या इस तरह के नारे लगते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है? जिस यूनिवर्सिटी में हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है, क्या उसे सरकार विरोधी नारे लगाने का हक नहीं है क्या? इन सारे सवालों का जवाब लूंगा छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जेएनयू में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो नारे लगे हैं वो कितने सही हैं, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर देश के खिलाफ ये नारे हैं? और ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा धनंजय गिरी साहब ने उठाया कि आखिर ये सारा कुछ जेएनयू में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही राजनीति की या फिर ऐसे ही माहौल की बीज वहाँ पे बोए गए हैं। दुनिया के दूसरे यूनिवर्सिटी में, भारत के दूसरी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों नहीं होता है? भालचंद कांगो साहब। राव, आप म्यूट पे हैं। बीएचयू के स्टूडेंट थे, हेमचंद बरुआ जो कांग्रेस के इमरजेंसी में प्रेसिडेंट थे, वो भी बीएचयू के स्टूडेंट थे। तो बीएचयू में से अलग अलग सोच के लोग नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जेएनयू में भी जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर आज जो मोदी साथ के साथ है, वो भी जेएनयू के स्टूडेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर भी जेएनयू की स्टूडेंट है। तो विचारों का जो संघर्ष रहता है वो सभी यूनिवर्सिटी में रहता है, तो वो जेएनयू में भी है। लेकिन आज जेएनयू की बात क्यों चल रही है? क्योंकि जेएनयू कैप्चर करने की एबीवीपी की और बीजेपी की कोशिश है, वो लगातार करने के बावजूद भी नाकाम हो रही है। अगर उनके हाथ में बस में चलता तो वो पैसा देना बंद कर देते, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि देश में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए वो कर नहीं सकते। लेकिन उनके हाथ में रहा तो वो तुरंत बंद कर देंगे, 500 करोड़ की सब्सिडी कल ही बंद कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब साजिश की जा रही है, मीडिया को साथ में लेकर, गवर्नमेंट को साथ में लेकर, पुलिस को साथ में लेकर जेएनयू को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये मेरा कहना है। आप मीडिया को बीच में ले आते हैं, साजिश होती तो फिर आपको बुलाता ही नहीं, आपको बुलाया, आपकी आवाज को उतनी बराबरी के साथ रख रहा हूँ। संगीत रागी जी। अरे हाँ, लेकिन ये सुबह से 4 बार बुलाया, अब तक 4 मीडिया ने अलग अलग तरीके से बुलाया, ये ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं हुआ।
जेएनयू के किसी बारे में यूनिवर्सिटी क्यों में हो रहा है? किसी यूनिवर्सिटी के में इस तरह के देश के टुकड़े करने वाली बात, कब्र खोदने वाली बात के नारे भी तो नहीं लगते हैं कांगो साहब? अगर होते हैं तो बताएं, उदाहरण दें। लगे कि नहीं, कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम होगा लगे कि नहीं? जैसे जेएनयू में मालूम चला वैसे वहां भी मालूम चलेगा। अरे भाई, मेरे यूनिवर्सिटी में मैं जेल में गया हूं नारे लगा के इंदिरा गांधी के खिलाफ। संगीत रागे जी, देखिए, सारे जेएनयू को बदनाम नहीं किया जा रहा है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। जेएनयू एक काडर बिल्डिंग का अखाड़ा बना हुआ रहा है जब से ये बना है, क्योंकि इसके अपॉइंटमेंट के समय ही चुन चुन करके ऐसे वामपंथी गिरोहों से जुड़े हुए लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया। या तो वो कांग्रेसी थे और उस समय कोई अपॉइंटमेंट के लिए कंपटीशन नहीं हुआ करता था, चुन करके नूरुल हसन के समय, उसके बाद में चुन चुन करके ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया था। और आप कह रहे हैं कि ऐसे नारे और जगह लगते हैं लक्ष्मण जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी लगते हैं। जहां जहां वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां जहां नक्सलियों का गढ़ रहा है, वहां इसी प्रकार के नारे लगते हैं। इसी प्रकार के नारे लगते हैं क्योंकि उनको शिक्षकों का भी सहारा आता है। इस प्रकार का कल्चर डेवलप कर लिया है। और मैं तो आज अपने ही यूनिवर्सिटी में अपनी ही फैकल्टी से बात कर रहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो मुझसे कहा गया था कि यदि आप लेफ्ट नहीं हो तो तुम्हारा कोई एकेडमिक भविष्य नहीं होगा। यह मुझे कहा गया था। मैंने अपने कलीग से अभी आपके डिबेट होने से 1 घंटा पहले मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपको याद होगा जब 1987-89 के समय आपने हमसे कहा था, तो मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि हमारा प्रोफेसर जाकर के निकारागुआ, पनामा, पता नहीं किस किस कहां के रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात किया करते थे, कहां की लड़ाई भारत के अंदर के कॉमरेड लड़ा करते थे, उनके लिए पैसे इकट्ठा करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। जेएनयू के अंदर क्या होता है? जेएनयू के अंदर एकेडमिक एम्बियंस के लिए यदि विद्यार्थी लड़ाई करते, बात बिल्कुल समझ में आती। यदि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते, संगीत रागे जी, एक सवाल मैं पूछूंगा ये नहीं होना चाहिए ना कि बाबा रामदेव यदि पहुंचे तो आपको बहुत परेशानी हो। कोई राइट विंग का इंटेलेक्चुअल पहुंच जाता था तो ये लोग उसको मार करके भगाने की कोशिश करते थे। ये इनके एकेडमिक फ्रीडम का लक्षण है। इनके एकेडमिक फ्रीडम का मतलब ये होता है, मैंने इसीलिए कहा ना कि जेएनयू को कॉमरेड बिल्डिंग का गिरोह बना दिया गया था, अखाड़ा बना दिया गया था। उसे तोड़ने की जरूरत थी और भारत सरकार ने इस 10 साल के अंदर तोड़ने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि आज ये सारे ग्रुप एक साथ लड़ करके प्रेम कुमार जी तब जो है पाते हैं। प्रेम कुमार जी, लक्ष्मण जी, हाँ जी देखिए, मैं इससे आगे बस 1-2 बात ही बोलना चाहता हूं, जल्दी में ही, समय भी कम है आपके पास। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यहाँ बात हो रही है कि रात के समय में दरवाजा खुला गया है ना। पहली बात तो अफजल गुरु के समय में रात में दरवाजा नहीं खुला गया, उसको तो 2013 में ही फांसी दे दी गई। वो याकूब मेमन के समय में खुला गया था और उससे उसका कोई फेवर नहीं हुआ, उसको फांसी दी गई। दुनिया को बताया गया कि आखिरी दया याचिका के बाद भी आखिरी मौका मिलता है हिंदुस्तान में, उससे एस्टैब्लिश हुआ हिंदुस्तान का लोकतंत्र। और रात के समय में एक पत्रकार के लिए भी दरवाजा खोला गया, उसके फेवर में हुआ। दोनों केसेस में फर्क है, इसको भी समझना चाहिए। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अरावली पर दिया फैसला, जनता सड़क पर उतरी, फैसला वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पर दिया फैसला, जनता सड़क पर उतरी, ये तो हाल का उदाहरण है ना, फैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जनता से बड़ी है। जनता जब प्रतिक्रिया देती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी करेक्शन करना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था, किसी की तो बात मानेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, और ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जी संगीत रागे जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हमारे पास घनेंद्र भारद्वाज साहब, धनंजय गिरी साहब, दोनों लोग हैं, उनको जोड़ना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अब आगे से यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आएगा तो साहबानों के समय भी प्रगतिशील राजीव गांधी ने सब बदल दिया था ना। जितने जिहादी लोग सड़क पर उतरे और राजीव गांधी का नकाब जो है वो चेहरे से
उतर करके बाहर आ गया। सारी प्रगतिशीलता, सारी मॉडर्निटी धरी की धरी रह गई और एक शरीयत के लिए वो रेंग गए, क्योंकि वोट उसी से आ रहा था। तो ये ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात आप राजीव गांधी पे बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बोलिए ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता का उदाहरण है। राजीव गांधी ने पलटा था, जिहादियों के दबाव में पलटा था और अपने वोट के लिए पलटा था। भारत के भविष्य के लिए नहीं, भारत को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अपना मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने के लिए काम किया था। अभी यही हो ना, 2 मिनट ऐसी न बने आम तो आदमी ज्यादा पार्टी बेहतर अच्छा है। जवाब देगी कि अदालत के फैसले दिल्ली के संदर्भ में कैसे बदले गए और सारे अधिकार छीन लिए गए। आम आदमी पार्टी देंगे जवाब। नहीं, घरेंद्र जी और धनंजय जी दोनों लोग बोलना चाहते हैं। पहले घरेंद्र जी आप बोल लीजिए, लेकिन 1 मिनट ज्यादा का समय नहीं दूंगा, फिर धनंजय जी के पास जाऊंगा, उनके पास भी 1 मिनट रहेगा। हाँ, घरेंद्र भारद्वाज साहब। देखिए लक्ष्मण जी, इस पूरे मामले को कैसे राजनीतिकरण दिया जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या आरएसएस के विश्लेषक बैठे हैं, किसी ने भी अपराधियों की गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे कि जिन लोगों ने गलत करा उनकी गिरफ्तारी हो, वो जेल में जाए। इसको बार बार जेएनयू के उससे जोड़ा जा रहा है कि जेएनयू खराब है, जेएनयू आतंकियों का अड्डा है, जेएनयू नक्सलवादियों का अड्डा है, जेएनयू दंगाइयों का अड्डा है। अरे जो लोग कल्पित है उनको जेल भेजो, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है। हो क्या रहा है कि कोई आता है नारे लगा के चला जाता है, कोई आता है तोड़फोड़ करके चला जाता है, कोई आता है पुलवामा में अटैक करके चला जाता है, कोई आता है बम गिरा के चला जाता है, कोई आता है लाल किले में बम फेंक के चला जाता है, कोई सुसाइडर बम बन जाता है। कर क्या रही है पुलिस, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं? आज देश के लोगों की जान को खतरा पड़ा है और ये लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं। अभी भी पूरी डिबेट के अंदर किसी ने अपराधियों की गिरफ्तारी की बात नहीं करी कि ये गुंडे कहां से आए थे, इन गुंडों की गिरफ्तारी कौन करेगा? गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करेगी, हम थोड़ी करेंगे। धनंजय गिरी साहब इशारा करें, शायद वो जवाब देना चाहते हैं आपकी बातों का। धनंजय गिरी साहब। लक्ष्मण जी, अगर आप पतीले को उल्टा करके बैठे हो तो बात ही करना बेकार है। मैंने क्या कहा कि ये 3rd डिग्री का जरूरत है अभी। अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है वहां और इस पर कठोरतम कार्रवाई सरकार करे। क्या खत्म हो गई? अरे लाल किले में जिन लोगों ने सुसाइडर बम चलाया जिससे लोगों की जान गई, वो लोग गिरफ्तार हो गए। पुलवामा के अटैक वाले गिरफ्तार हो गए, पठानकोट उरिया वाले गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने पहलगांव में मारे वो गिरफ्तार हो गए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हो क्या रहा आपकी सरकार में? आप सुनते नहीं है। धनंजय जी का ऑडियो को थोड़ा सा डाउन करिए, धनंजय गिरी साहब को बोलने दिया जाए। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी कर, उनकी आवाज नहीं जा रही है। हाँ लक्ष्मण जी, ये आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है, मैं ये जानता हूं। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल खोजे नहीं मिल रहा है, ढूंढे नहीं मिल रहा है, वो आदमी कहां गया केजरीवाल? ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं। ताहिर हुसैन पकड़ा गया, राष्ट्रद्रोही पकड़ा गया, शराब के घोटाले में जेल गए, तुम्हारे ऊपर सारे इतने आरोप लगे कि राजनीति की गंदगी भी शर्मा जाए आम आदमी पार्टी की गंदगी को देख करके। और आप सारा फ्रस्ट्रेशन 5 बार से एक ही बात, घरेंद्र को घन 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 वही बात किए जा रहे हो। मैंने साफ साफ कहा कि यह दिग्भ्रमित युवा नहीं है, यह विश्वविद्यालय वैचारिक टापू बन गया है। इस पर इसके जब प्रज्ञा शून्य हो गई है तब इस पर कोई डिग्री नहीं काम कर रही है, तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख वैचारिक लोगों से है जो बैठ करके अभी तक उमर खालिद और शर्जील इमाम और जो जेएनयू में हो रहे तमाम इस तरह की घटनाओं का अभी तक दोष नहीं दे रहे। वो कोर्ट के आदेश को पलटने की बात कर रहे हैं। वो वैचारिक करें कि वैचारिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन जिस शर्जील इमाम ने चिकन नेक की बात की, जिस उमर खालिद को पुकारी आरोप जो ममदानी तक से जिसका बाप जाके मिलता है, क्यों मिलता है? वो सीबी का सदस्य रहा प्रतिबंधित संगठन का। राष्ट्र में रह करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले उन तमाम वैचारिक लोगों को जो काले कोट पहनने वाले काले समूहों का काला धन उनके पीछे लग रहा है, ये राष्ट्रद्रोह जो खुलेआम किया जा रहा है, इसके खिलाफ लोग नहीं बोल रहे हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये राष्ट्र कवि दिन करने कहा है। जो लोग आज इस वैचारिक बल को इधर उधर की बात कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश तो तभी बदल गया था, कोर्ट का आदेश तो तभी बदल गया था, विचार के लोग वहां से भी निकले थे। अरे भाई आप बोलो कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें जमानत नहीं मिली, और इस देश के अदालतों का धन्यवाद है, और इस देश के ऐसे विचारों को पनपने नहीं दिया जाएगा, ऐसे सपोलों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसे वैचारिक वैमनस्यता को विष बेलों को समाप्त किया जाएगा, वो चाहे कहीं भी पल रहे हो।
और साहब आप कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी का ग्रांट नहीं खत्म कर पा रहे, कब्जा करना चाहते हैं। अरे हम देश के दिलों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस देश की आम जन जानती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जैसे गृह मंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र आज सुरक्षित हाथों में है। पहले हर जगह लगा रहता था कि हाँ पार्क में संदिग्ध वस्तु को न छुए, ट्रेन में छुए, बम के धमाके हो सकते हैं, जो आकर के आप मुंबई में बम ब्लास्ट करके हमला कर गए। आज किसी की हिम्मत नहीं है। आज भारत के संप्रभुता को मजबूत हाथों में है, राष्ट्र मजबूत हाथों में है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे वैचारिक विष बेल को, ऐसे विष वृक्ष को अरे छोटे गुंडे पकड़े नहीं जा रहे तुमसे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बने रहिए। अरे छोटे छोटे गुंडे तो पकड़ लो, सारे बड़ी चीजें छोड़ो। गए सारे राष्ट्रद्रोही तुम्हारे अंदर किए गए और सरकार ने तुम्हें पहले दिल्ली से बाहर कर दिया है। अब पंजाब भी पंचर हो चुका है। अब टीवी वाले भी बुलाना बंद कर देंगे धीरे धीरे। जिस तरह से केजरीवाल मुंह छुपाए फिर रहे हैं, मुंह छुपाए वैसे ही पूरी पार्टी फिरेगी। इसलिए इस वैचारिक संभ्रम पे, इस वैचारिक संभ्रम के दल से बाहर आ जाओ भाई। ये दल है, ये दल नहीं। घनंद जी बोले 10 सेकंड। घनंद जी 10 सेकंड बोल लीजिए आप। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी क्या बोले? लक्ष्मण जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अरे छोड़ो सब कुछ। ये छोट भैया जो गुंडे, इनको ही पकड़ ले आपकी पुलिस। वो आपका जो लक्ष्मीनगर में जो नेता गुंडागर्दी कर रहा था, जो सड़क पे लोगों को पीट रहा था, जो लोगों के घर में थाप चढ़ा रहा था, जो बाप बेटे को सरेआम पीटता है, आपकी पुलिस वहाँ खड़ी खड़ी देखती रहती है। इन गुंडों को तो पकड़ लो। अरे बड़े लोगों को, आप सभी मेहमानों ने हमारे शो के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है इस तरह से डिबेट लंबी चलती रहेगी, लेकिन शो का समय यहीं खत्म हो रहा है, तो शो को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।